बीती रात लेबनान धुआं धुआं हो उठा है। इजराइल ने इतनी बॉम्बें गिराई, इतनी बॉम्बिंग हुई कि हिसाब नहीं रह गया इस बात का कोई। सिविलियंस मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 300 लोग मारे गए हैं और तथाकथित सीज फायर जो था उसका क्या हुआ, सवाल अब ये खड़ा हो उठा है। नमस्कार, हमारा नाम अभिनव उपाध्याय है और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। आज की इस बेहद खास रिपोर्ट में, बेहद जरूरी रिपोर्ट में, हम उस सीज फायर की तमाम जो परतें हैं वो खोलने जा रहे हैं, जिसे दुनिया शांति की उम्मीद से देख रही थी, लेकिन जिसके भीतर कई विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस छुपे हुए थे, कई सवाल और कई खतरनाक संकेत छुपे हुए हैं। ये जो कहानी है ये शुरू होती है उस घोषणा से जब डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि हम सीज फायर करा रहे हैं। पहली नजर में ये एक बड़ी कूटनीतिक सफलता लगती है। दुनिया राहत की सांस लेती है। लोग सोचते हैं कि अब शायद युद्ध रुक जाएगा, अब शायद जो मिसाइलें हैं वो नहीं दागी जाएंगी, मिसाइलें शांत हो जाएंगी, अब शायद खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का जो ये खेल है, इस खेल में सबसे पहला नियम ही यही है कि जो आपको सतह पर दिखेगा वैसा कुछ होगा नहीं, सिर्फ वही सच्चाई नहीं होगी। जब ट्रंप की उस घोषणा को ध्यान से देखा गया तो उसमें कुछ नाम थे। शहबाज शरीफ का नाम था, पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व का जिक्र था, लेकिन एक नाम गायब था, बेंजामिन नेतन्याहू। और कहीं यह कहानी जो बदलती है वो यही नाम है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी सीज फायर होता है और उसमें इजराइल का नाम ना हो, स्पष्ट रूप से इजराइल का जिक्र ना हो, तो आप समझिए कि ये सीज फायर जो है वो अधूरा है, संदिग्ध है और शायद टिकाऊ भी नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम की जो टाइमलाइन है, जो टाइमिंग है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, जो कि बेहद जरूरी भी है, तो भूलिएगा नहीं आप, और आप भूले होंगे भी नहीं कि ट्रंप ने एक डेडलाइन दी थी। तनाव अपने चरम पर था, युद्ध का माहौल इतना गर्म हो चुका था कि न्यूक्लियर एस्केलेशन तक की बातें होने लगी थी। और ठीक उस डेडलाइन के खत्म होने के कुछ समय पहले एक सीज फायर अनाउंस किया जाता है। यह अचानक नहीं हुआ, बहुत तेजी से हुआ और इस तरीके से हुआ कि पूरी क्लैरिटी भी नहीं लग रही थी कि इस बात में है। और फिर जो हुआ उसने इस सीज फायर की क्रेडिबिलिटी को हिला दिया। घोषणा के करीब 10 घंटे बाद ही इजराइल की तरफ से लेबनान में भारी एयर स्ट्राइक्स हुई और टारगेट कहा गया कि हिजबुल्लाह है, लेकिन असल में जो क्षति पहुंची वो वहां के आम लोगों को पहुंची, सिविलियंस को पहुंची। तमाम सिविलियन के एरियाज जो थे उन पर बॉम्बिंग हुई है। राजधानी बेरूत में कई हिस्सों में धमाके हुए, इमारतें जो है वो ढहती हुई दिखी, लोग मलबे तले दबे हुए थे, अस्पतालों में चीखते बिलखते हुए फुटेजेस आए। अब यहां पर जो सवाल उठता है, सीधा सवाल यह है कि अगर सीज फायर था तो यह हमला क्यों हुआ? इजराइल दो टूक जवाब देकर के अपना पलड़ा तो झाड़ रहा है कि यह सीज फायर जो है वो लेबनान पर लागू नहीं होता, यह सीज फायर सिर्फ ईरान के साथ था। लेकिन आप अब यह भी समझिए कि यह बयान जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में सेपरेट थिएटर बोल करके कोई चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकली जो है ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड है। हिजबुल्लाह सिर्फ एक स्थानीय मिलिशिया नहीं है, एक लोकल मिलिट्री नहीं है, ये ईरान के इन्फ्लुएंस नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा है। और अब जब आप हिजबुल्लाह पर हमला करते हैं तो आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईरान को चुनौती तो दे रहे हैं कि हम अभी भी शांत नहीं हैं। तो क्या ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल था? बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है और वो कह रहे हैं कि हमला एक सर्कुलेटेड मूव था, कैलकुलेटेड मूव था। एक मैसेज था कि इजराइल अपने डिसीजन जो है वो खुद लेगा, चाहे ग्लोबल डिप्लोमेसी कुछ भी कहे। अब दूसरी तरफ चलते हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो बयान दिया वो इस पूरे सीज फायर की असलियत को सामने लाता है। उन्होंने कहा कि हमारी उंगलियां जो है वो अब भी ट्रिगर पर हैं। इसका मतलब आखिर क्या है? सीज फायर एक कागज पर लिखा समझौता हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पर, जमीन पर असल में जो है वो विश्वास नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी सीज फायर की सफलता जो है वो दो चीजों पर निर्धारित होती है, निर्भर करती है। पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपस में कितना विश्वास है हम एक दूसरे पर।
दोनों देशों को एक दूसरे पर, और क्लियर कम्युनिकेशन। और यहां जब देखिएगा आप, तो यहां आपको दोनों की कमी महसूस होगी, दोनों ही नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर एक भी गोली चली तो सीज फायर खत्म। ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये एक वार्निंग है, असल में एक धमकी है खुलेआम। और अगर इस वार्निंग को, इस चेतावनी को इजराइल के रिसेंट स्ट्राइक्स के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आती है, और ज्यादा गंभीर हो जाती है कहिए। अब तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जो है वो भारत की प्रतिक्रिया है कि एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, और बिना सूचना के कहे भी कहीं भी ट्रैवल मत करिए, आप कहीं भी मत जाइए हमें जानकारी दिए बगैर। ये एक रूटीन एडवाइजरी नहीं है, ये उस अनसर्टिनिटी को दर्शाती है जो ग्राउंड पर मौजूद है। अगर सीज फायर स्टेबल होता तो ऐसी एडवाइजरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि ये 14 दिन का सीज फायर असल में क्या है? क्या ये एक जेन्युइन अटेम्प्ट है कि शांति की तरफ बढ़ा जाए, या फिर सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज? इतिहास हमें बार बार ये बताता है, और इस बार भी हमें ये दिखा रहा है कि कई बार सीज फायर का इस्तेमाल युद्ध को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रीऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। वो जो कहावत है कि शेर एक कदम पीछे लेता है तो जंप मारता है बहुत जोर से, सैनिकों को रीग्रुप करने के लिए किया जा रहा है, रिसोर्स जुटाने के लिए किया जा रहा है, स्ट्रेटजी रिसेट करने के लिए किया जा रहा है। कहीं सच में इसके लिए ही तो ना हो रहा हो? और जो भी मौजूदा संकेत है ये इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, क्या इजराइल को इस सीज फायर प्रोसेस में शामिल ही नहीं किया गया था? अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गलती है, क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो प्राइमरी स्टेक होल्डर होता है उसे बाहर रखकर आप सस्टेनेबल पीस की बात तो नहीं कर सकते, आप सस्टेनेबल पीस बनाए नहीं रख सकते। इसी वजह से इजराइल ओपनली कह रहा है कि हम इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे, और शायद यही कारण है कि वो ग्राउंड पर अपने एक्शंस जो है इस सीज फायर को चैलेंज कर रहा है, बार बार हमले कर रहा है। अब इजराइल की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी पूरे घटनाक्रम को प्रभावित कर रही है। ऑपोजिशन लीडर जो हैं वहां के, लेपिड, उनने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। ये सिर्फ बाहरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इंटरनल प्रेशर भी है, और जब किसी देश की लीडरशिप प्रेशर में होती है तो अक्सर एग्रेसिव डिसीजन लेती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की अगर हम, तो पाकिस्तान इस सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद ने इसे डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह पेश किया है, दर्शाया है और बेचने की कोशिश की है कहीं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद बॉम्ब्स गिर गए, हमले हो गए, तो ये सेलिब्रेशन जो है वो क्या है? प्रीमैच्योर है और शायद मिसलीडिंग भी। अब सबसे खतरनाक पहलू जो है वो क्या है इसमें? वो है एस्केलेशन। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो वो तेल अवीव पर सीधा हमला कर सकता है। ये एक गेम चेंजर होगा अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि अब तक प्रॉक्सी वॉर नहीं रहेगा ये, अब फिर ये प्रॉक्सी वॉर रहेगा नहीं और ये डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई, ट्रेड रूट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स तक प्रभावित होंगे इससे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है जैसे क्रिटिकल रूट्स जो हैं ये सारे खतरे में आ सकते हैं और पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक शॉक का सामना कर सकती है। अब अगर आप एक और गहरी बात समझने की कोशिश करें तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो भरपूर है। इस पूरे सिनेरियो में सबसे अधिक जो कमी किसी चीज की खली है, सबसे बड़ी कमी जो रही है वो विश्वास की है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और ना उनका भरोसा बन पा रहा है, ना बनते हुए दिख रहा है। दोनों खुद को विजेता बता रहे हैं और जब दोनों पक्ष विक्ट्री नैरेटिव चला रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि ये सीज फायर जो है वो कमजोर दिखता है, फ्रेजाइल दिखता है, डगमगाता हुआ लग रहा है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नजर आता है, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। कुछ जानकार जो हैं उनका कहना है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। हफ्ते की शुरुआत में जो एस्केलेशन टेंशन है वो मार्केट गिराना
और हफ्ते के अंत में सीज फायर की बातें, टेंशन कम करना, मार्केट का स्टेबलाइज होना, अगर ये पैटर्न सही है तो सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये, आप बात ये जान लीजिए, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग भी है। अब आखिर में आगे क्या हो सकता है इसमें, अगर हम ये बात करें तो 3 संभावनाएं हमें नजर आती है मुख्यतः। पहली जो है कि सीज फायर टिक जाएगा, एक्सटेंड हो जाए और धीरे धीरे पीस प्रोसेस शुरू हो सकती है। दूसरी, सीज फायर टूट जाए लेकिन लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे। और तीसरी, फुल स्केल वॉर जो है जिसमें ईरान डायरेक्ट शामिल हो जाए। और ईमानदारी से कहें तो तीसरी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। तीसरी संभावना जो है कहीं ना कहीं हो सकती है, यही इस समय की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि अगर ये हुआ तो सिर्फ ये युद्ध नहीं होगा, ये ग्लोबल क्राइसिस बनने की चांसेस है, ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है और कहिए बन जाएगा। और इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो इस राजनीति, इस कूटनीति और इस पावर स्ट्रगल का हिस्सा नहीं है, जो सिर्फ जीना चाहते हैं, जो सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं। बेरूत की सड़कों पर जो हो रहा है वो हमें यही याद दिला रहा है, यही बार बार समझा रहा है कि इस युद्ध का असली चेहरा जो है वो सिविलियंस को भारी पड़ रहा है। और हर युद्ध का जो खौफनाक चेहरा होता है वो सिविलियंस को ही भारी पड़ता है। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं होने वाली, ये इंसानी त्रासदी होगी अगर ऐसा होता है। धन्यवाद। हमारा नाम अभिनव उपाध्याय है और आप देख रहे हैं TV10 भारत। आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं कि ये सीज फायर जो है ये क्या सच में शांति की शुरुआत है या फिर युद्ध के पहले की खामोशी।